सभी को पता होगा कि बिहार सरकार की तरफ से सेकेंड फेज की एक भर्ती आई है, जिसमें क्या कहते हैं आपको बहुत ही कम टाइम मिला है पढ़ाई करने के लिए। तो उस पर्पस के हिसाब से और कहते बिहार एसआई है और भी बिहार की वैकेंसियां हैं, यूपी की वैकेंसियां हैं, इन सभी के लिए जो ये घटना चक्र का है सामान्य अध्ययन, वो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो ये बीपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उन पे आधारित देखा गया है। तो अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब आपका जो एग्जाम है उससे आप एक लेवल ऊपर की तैयारी करेंगे तो आपका वो एग्जाम तो ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करेंगे। सामान्य अध्ययन है और इसमें हम भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, समसामयिकी, विविध, सामान्य भूगोल और बिहार राज्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं बिहार से संबंधित उन सभी को भी लेंगे। तो ये हम सब आपका इसी में स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय इतिहास। क्या रहेगा? भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी हम एक एक वीडियो बना देंगे। जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास हो गया तो इसकी एक हम मैराथन वीडियो बना देंगे। फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया उसकी एक मैराथन वीडियो बन जाएगी। तो बस आपको करना क्या है कि जो एक एक वीडियो होंगे उन्हीं को आप रिपीटेड देखिए, ताकि जो क्वेश्चन आंसर है वो आप और उसकी जो थ्योरी है वो आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चन 50% आपके क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं, बाकी की जो 50% होता है उसमें से आपका 25% तो आपकी थ्योरी से फंस जाता है। जो टीचर साहब आपको पढ़ाते हैं और जो क्वेश्चन आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन कराते हैं उसके बाद जो वो आपको समझाते हैं उसमें से काफी क्वेश्चन फंस जाते हैं, क्योंकि वो रिलेटेड करके आपको पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी सेल्फ स्टडी होती है, अब ये ऐसे हो गया कि 50% हो गया, आप क्वेश्चन वाइज टॉपिक वाइज एकदम करंट क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया और उसमें 25% हो जाता है वो थ्योरी में जो आपको समझाते हैं वो। फिर 25% जो बचता है वो आपकी हो जाती है सेल्फ स्टडी। जब आप उसमें अपनी सेल्फ स्टडी उसमें इंक्लूड कर देंगे तो फिर आपके हाथ से आपकी भर्ती को, आपकी वैकेंसी को, आपकी जगह को कोई भी नहीं छीन सकता है। तो ऐसे चलिए हम स्टार्ट करेंगे। हम एक एक वीडियो आपकी मैराथन बना देंगे जो कि बस आपको पढ़ना है, बस कानों में ईयरफोन लगाया और अपना पढ़ाई की, ठीक है गाइस। तो आज हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास जो भी हमारे प्रीवियस ईयर बीपीएससी के थ्रू जो भी एग्जाम लिए गए हैं उनमें जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें इंक्लूड करेंगे और सारे क्वेश्चनों की हम एक मैराथन बनाएंगे। तो इसमें हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। यानी कि जो गुलाम वंश था तो उसका प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश है, रजिया है, बलबन है या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो आप क्या कहोगे? तो आप कह दोगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के पहले शासक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कैसे क्या ये कुतुबुद्दीन ऐबक इसके शासन बने थे, क्या हुआ था, इसकी हम पूरी थ्योरी देखते हैं, जिसमें लिखा है कि भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक उन्होंने शासन किया था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशारपुर के बाजी फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। ये गुलाम क्यों थे? क्योंकि ये इन्हें जो खरीदा गया था, जो खरीदते थे तो हम दासों को खरीदा करते थे। तो जो काजी फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज थे उन्होंने इसे खरीदा था, इसीलिए ये गुलाम हुए। ये उनके फरुखुद्दीन के ये गुलाम हो गए थे। फिर काजी ने उनकी एक अच्छे तरीके से उनकी देखभाल की और उन्हें सभी शिक्षाएं पूर्ण कराई। यानी कि उन्हें केवल दास के रूप में नहीं रखा, एक अपने बच्चे की तरह रखा और उनका सारी शिक्षाएं, उन्हें जो भी पढ़ाई कराई जाती है वो उन्हें पूरी शिक्षाएं दी गई थी। और ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ते थे, जिस कारण वह कुरान ख्वाबा यानी कि कुरान का पाठ करने वाला के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए थे। बाद में वह निसारपुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। पहले उन्हें किसने खरीदा था? तो काजी ने खरीदा था और फिर काजी से उन्हें गजनी लाया गया था और गजनी में उन्हें गौरी ने खरीद लिया था, ठीक है। और अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया था और गौरी ने उससे पहले अपने तुर्क शासक तथा लाहौर से ही शासन करता था। यानी कि जो गौरी थी उन्होंने उसे क्या कहते हैं अपने अमीर आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जब जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे तो वो गौरी के अंडर में जब काम कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से और अपने साहस से काम किया था, जिससे प्रसन्न होकर जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने उसे क्या कहते हैं जो
कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्हें अमीर ए आखुर की पद पर प्रोन्नत कर दिया था और यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो गया था। दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। किसे? तो वो आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्हें भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। आगे है कि गौरी की पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। यद्यपि अपना जो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने अपना जो राज्याभिषेक था वो गौरी की मृत्यु के बाद 3 माह बाद कराया था। ये नहीं कि गौरी ने उन्हें वहाँ का राज्याभिषेक करवा दिया, यानी कि उन्हें सत्ता दे दी तो उन्होंने अपना राज्याभिषेक करा लिया हो, ऐसा नहीं था। जब तक गौरी जिंदा थे उन्होंने अपना राज्याभिषेक नहीं कराया था। जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद ही उन्होंने अपना राज्याभिषेक 1206 में कराया था। और ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, उसने केवल मालिक और सिपह सालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा था। गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। तो उन्हें गुलामी से कब मुक्ति मिली थी? तो 1208 में। आगे है कि कुतुबुद्दीन की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो जो कुतुबुद्दीन थे उन्होंने लाहौर को अपना राजधानी के रूप में बनाया था। ठीक है, अब आगे आता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है। तो जो अढ़ाई दिन का एक झोपड़ा है ये एक मस्जिद है। क्या है? ये एक मस्जिद है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो बहुत ज़्यादा दान किया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था, यानी कि लाखों को दान करने वाला। तो आपसे जो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो आप कह दोगे कि जो लाख बख्श नाम से जो शासक प्रसिद्ध था तो वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध थे और उन्हें क्या कहते हैं, फरिश्ता के नाम से भी पुकारते थे। यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी। तो कुरान, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि कुरान खां किसकी उपाधि थी, तो आप कह दोगे कि जो कुरान खां उपाधि है वो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की ही थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इसी में नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया था। यानी कि अब हम कुतुब मीनार के बारे में देख लेते हैं। जो कुतुब मीनार था वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था और इल्तुतमिश ने उसे पूर्ण कराया था। किसने? इल्तुतमिश ने उसे पूर्ण कराया था और स्टार्ट किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कोई एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है? तो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, यानी कि पूरा किया गया था। तो वो आपका इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि भारत में मोहम्मद गौरी को किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया गया था। यानी कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको एक प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। किसने? तो मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को एकता प्रदान की थी। एकता क्या? जमीन जागीर होती है। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं आगे कि गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित की गई थी। गौरी के मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में हांसी अक्ता यानी कि एकता प्रदान किया गया था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें एकता क्यों प्रदान किया गया था? क्योंकि 1192 में उन्होंने तराइन के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जिससे प्रसन्न होकर गौरी ने उन्हें कुमराम और शामाना का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। किसका? कोहराम का और शमाना का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। वस्तुतः 1192 और 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में ही उत्तर भारतीय में विजित भागों का प्रशासन संभाला था। यानी कि जब तक गौरी जिंदा थे तब तक उन्होंने केवल गौरी के प्रतिनिधि के रूप में ही उन्होंने भारत का जो शासन था उसे संभाला था। इस अवधि में ऐबक ने अब उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया था। जब वो भारत में अपना शासन कर रहे थे तो उन्होंने
जो तुर्की साम्राज्य था उसको बढ़ावा दिया था और विस्तार किया था। फिर आगे है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि बिहार में बख्तियार खिजली आपके प्रथम मुस्लिम विजेता थे। कौन? बख्तियार खिजली। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। आगे आता है कि मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियार बारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिजली ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी औदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। उसने 1202 और 3 के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदियों में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट किया था। अब आता है कि इसमें क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि जब आपका जो कौन थे, जो आपके बख्तियार खिजली मोहम्मद बिन जो थे बख्तियार खिजली, उन्होंने जब बंगाल पर आक्रमण किया था तो उस समय बंगाल का शासक कौन था। तो आप क्या कह दोगे कि उस समय बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन था। कौन था? लक्ष्मण सेन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो लक्ष्मण सेन थे उनकी अनुपस्थिति में नगर में आत्मसमर्पण कर लिया था और लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली थी और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक बख्तात ए नासरी में बिहार के उसके हमलों के बारे में विस्तार किया था। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सी पुस्तक थी जिसमें बिहार पर जो आक्रमण किया गया था, लक्ष्मण सेन भाग खड़े हुए थे, तो वो उस हमले के बारे में किसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो वो आपकी पुस्तक थी तबकात ए नासरी। और वो किसने लिखी थी? तो मिनहाजुद्दीन सिराज ने वो पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि बिहार पर बख्तियार खिजली के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। लो, अभी तो हम कह ही रहे थे पर ये क्वेश्चन आपका आ भी गया, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और एग्जामिनर ने पूछा भी है कि बिहार पर बख्तियार खिजली के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। तो पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो आपकी बुक है तबकात ए नासरी। कौन सी है? तबकात ए नासरी। और ये किसने लिखी थी? तो ये बुक आपकी लिखी थी मिनहाजुद्दीन सिराज ने। किसने लिखी थी? अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि तबकात ई नासरी जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो आपकी मिनहाज सिराज ने वो पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो विध्वंस यानी कि उसका तहस नहस किसने किया था? तो वो भी आपका बख्तियार खिजली ने ही किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो उन्होंने बिहार में प्रथम सूबेदार अपना मलिक जानी को बनाया था। किसको? मलिक जानी को बनाया था। और 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राड पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाक को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मालिक जानी का बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। तो इल्तुतमिश ने जो बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार ऐवाज के स्थान पर किसे? तो मालिक जानी को नियुक्त कर दिया था। अब आगे क्वेश्चन है आपका कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। यानी कि वह कौन सा राजा था आपका, मुस्लिम में कौन सा शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वो आपके थे बलबन। कौन था? बलबन था। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है इसकी थ्योरी में।
तो बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया तथा इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो जो आपके बलबन थे उनका मानना था कि जो सुल्तान है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। और ईश्वर का प्रतिनिधि को क्या कहते थे? तो निर्यावत एक खुदाई कहा जाता था और उसका स्थान पैगर के पश्चात होता था। यानी कि जो पैगंबर होते थे आपके, उनके बाद सुल्तान का स्थान रखा था आपके बलबन ने। फिर राजा जिले इलाहा या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। अब क्वेश्चन आता है कि बलबन ने अपने पुत्र से क्या कहा था? तो बलबन ने अपने पुत्र से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक होता है। अब आगे इसमें बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त लोह की नीति अपनाई थी? यानी कि वह दिल्ली सुल्तान कौन सा था जिसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? तो वो आपके सुल्तान थे बलबन। कौन थे? बलबन थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसी में कि बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। प्रथम कि वह सुल्तान को इस पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय कि सुल्तान निरंकुश होना आवश्यक है। यानी कि जो बलबन थे उनका मानना था कि जो सुल्तान है वो ईश्वर के बाद है और जो सुल्तान होता है वो निरंकुश होना चाहिए। उसके अनुसार सुल्तान जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, नियामत एक खुदाई और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है आपका कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? यानी कि जो बर्नी है उन्होंने कथन कहा था, तो वो किस सुल्तान के लिए कहा था? तो वो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। और क्या कहा था कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। और किसने? तो बर्नी ने। आगे बढ़ते हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहे थे। खिलजी के लिए कहे थे। कहाँ है? खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्तियों की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। इसीलिए उसने खलीफा के अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामनी खिलायत नासरी अमीर उर मुमामिन बताया। यानी अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यामिन उस खिलाफत नासरी अमीर उल मुमानिन ये किसने खुद को बताया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो आंसर था ये आपका, तो ये आपके किसने कहा है? जल्दी बताइए आप हमें कमेंट में। तो ये आपके जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने खुद के लिए ये कहा था। इस प्रकार अलाउद्दीन जो थे वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन ने उलेमा वर्ग से प्रभाव से मुक्त रहा। जो अलाउद्दीन थे वो उलेमा वर्ग के जो प्रभाव था उससे बिल्कुल मुक्त थे। आगे आता है क्वेश्चन आपका कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? यानी कि अलाउद्दीन के वह कौन से सेनापति थे जो मंगोलों से युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो वो आपके थे जफर खान।
कौन थे? जफर खां थे, जो मंगोलों के साथ युद्ध करते करते उनकी मृत्यु हो गई थी। अब वो कौन थे, क्या थे, ये भी हम देख लेते हैं कि अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। नेक्स्ट आता है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? कितना घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रानी पद्मावती थी और अलाउद्दीन की जो चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? इसमें इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि रानी पद्मावती के पति का नाम क्या था। तो रानी पद्मावती के पति का नाम राणा रतन सिंह था, और राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी में चित्तौड़ पर जो युद्ध था वो युद्ध हुआ था, तो किसकी वजह से? तो रानी पद्मावती की वजह से हुआ था। ठीक है, जिसपे आपकी बुक भी बन गई है पद्मावत। फिर आगे है कि पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। कौन सी है? तो पद्मावत है। अब इसमें से आपका एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जो पद्मावत पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो वो आपकी मोहम्मद जायसी ने लिखी है। और वो किन पर आधारित है? तो पद्मिनी पर आधारित है। और जो रानी पद्मिनी थी, उनके हस्बैंड का उनके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह उनके पति का नाम था। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अंत्य सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शोभा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। किसने किया है? तो अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शोभा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना शोभा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अब आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, तो उस समय देवगिरी का शासक कौन था? तो उस समय देवगिरी का शासक आपके रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। आगे है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे, जो कि 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया। किसकी? एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 में अथवा 1306 में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और अब उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? यानी कि वह कौन सा सुल्तान था जिसके काल में जो खालिशा भूमि होती थी उसका अधिक पैमाने में विकसित हुआ था? तो वो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिशा भूमि का अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इसी में नेक्स्ट है इसकी हम ये भी देख लेते हैं। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन फंस जाते हैं जो इनकी व्याख्या होती है कि अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना, उसे सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी कि राज्य द्वारा प्राप्त संपत्ति, इनाम, इदरात, पेंशनें तथा वक्फ, ये जो वक्फ क्या होते थे? तो वक्फ आपके धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः वो खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हो गई थी। उसका फल क्या हुआ? उसका फल ये हुआ कि खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हो गई थी। आगे है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था अलाई दरवाजा। ठीक, आगे है कि अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था।
किसके निकट करवाया? तो कुतुब मीनार के निकट करवाया था और इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ था और ये 1311 में बनकर तैयार हो गया था। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया? तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। फिर आपसे पूछता है कि जो अलाई दरवाजा है वो किसके निकट बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि वो कुतुब मीनार के निकट बना है। फिर उसके बाद पूछता है कि अलाई दरवाजा कैसे पत्थर से बना है? तो आप कह दोगे कि वो लाल पत्थरों और संगमरमर के द्वारा बनाया गया है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि अलाई दरवाजा जो है वो कब बनकर तैयार हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा कि वो 1311 में बनकर तैयार हो गया था। फिर है कि इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुम्बद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराब प्रवेश द्वार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो वह दिल्ली के सुल्तान कौन थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो वो आपके थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक्के सर्व नामक सिंचाई कर लगाया था। ये जो हक्के सर्व है ये पानी से संबंधित आपका कर था, तो वो सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हक्के सर्व किसने लगाया था? जो सिंचाई कर था वो किसने लगाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कि वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। आगे है कि उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहर का पानी का प्रयोग लाते थे अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। यानी कि जो शाही नहरें होती थी उनका पानी अब किसान अपने फसलों में जो यूज करते थे तो उन्हें अपनी फसल में से 1/10 भाग सरकार को देना होता था कर के रूप में। अब आगे क्वेश्चन आता है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने दार उल सफा का स्थापित किया था। तो वो एक क्या था? तो वो एक खैराती अस्पताल था। क्या था? खैराती अस्पताल था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा खैराती अस्पताल स्थापित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दार उल सफा। अब इसे ही घुमा के पूछ सकता है कि दार उल सफा का निर्माण किसने कराया था? तो आप कह दोगे फिरोज शाह तुगलक ने, और ये एक तरीके का खैराती अस्पताल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था जिसने दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। हकीम कौन होते हैं? तो डॉक्टर होते हैं एक तरीके से। फिर वैद्य। फिर आता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो बेरोजगारों को रोजगार किसने दिलवाया था? तो वो आपका दिलवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने दिलवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो जो फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए, नियुक्ति के लिए एक दफ्तर खोला गया तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? यानी कि वह सुल्तान कौन सा था जिसके दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम होते थे? गुलाम यानी कि नौकर या फिर दास। तो वो आपके थे फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम होते थे और गुलामों को रखने और उनके देखभाल के लिए भी एक अलग विभाग होता था। तो फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या लगभग 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बदगान, यानी कि दासों की देखभाल के लिए उसने कौन से विभाग का इंतजाम किया था? तो दीवान ए बदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थीं। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ।
जो उसे दास रखने का जो शौक था वो राज्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था। तो जो आपके फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने फलों के लिए गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए थे और काफ़ी बागों का निर्माण कराया था। ठीक है, आगे है कि फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी रुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था। आगे बढ़ते हैं। है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। तो वह सुल्तान कौन था जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। तो वो आपके थे फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने फलों के लिए उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए सुधार किए थे। और गाइस इसने बहुत सारे बागवान यानी कि बगीचे भी लगवाए थे। तो दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगाए थे तथा अलाउद्दीन ने 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आए थे। जो फारसी यात्री थे अब्दुल रज्जाक वो भारत में किस राजा के शासनकाल में आए थे। तो वो आपके देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। इनके संबंध में भी हम देख लेते हैं कि जो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक थे वो संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के कार्यकाल में आए थे। और देवराय द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक था। तो 1422 से 46 तक था। के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृतांत मतला उस सदाइन व मज्म उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। अब आपसे इसमें से आपका एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि मतला उस सदाइन जो रचना है वो किसकी है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो आपकी जो रचना है मतला उस सदाइन व मजल उल हवरीन, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक आपकी फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक के द्वारा लिखी हुई है। तो ये क्वेश्चन आपका इसमें इम्पोर्टेंट बन जाता है थ्योरी में से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था। जब तैमूर का युद्ध हुआ था तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन से राजवंश का उदय हुआ था। तो उसके बाद जो तुगलक शासन था वो समाप्त हो गया था और उन्होंने तुगलक वंश का अंत हो गया था। तो उसके बाद कौन से, तो जब तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ था। किसका हुआ था। सैयद वंश का राज्य स्थापित हो गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपका इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं क्या क्या दिया है इसकी थ्योरी में। तो इसमें दिया गया है कि तैमूर के आक्रमण, तो तैमूर ने आक्रमण कब किया था। तो 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था और उसके बाद जो तुगलक शासन को कमजोर कर दिया। 1412 में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया था। और 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना। किसने चुना था। तो सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुन लिया, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो किसने रखी थी। तैमूर के आक्रमण तैमूर ने रखी थी। किसकी। सैयद वंश की नींव रखी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा बना है। यानी कि कुछ सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की या बसाया। तो जो आपके सिकंदर लोदी थे उन्होंने आगरा नगर बसाया था जो अब आगरा के नाम से जाना जाता है। फिर है आपका इसमें पूरा है कि 17 जुलाई 1498 में निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह
के नाम से सिंहासन पर बैठा था। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सिकंदर लोदी थे वो किस नाम से सिंहासन पर बैठे थे, तो आप कह दोगे कि जो सिकंदर लोदी था वो निजाम खां सुल्तान के नाम से सिंहासन पर बैठा था। वह लोदी वंश का महानतम शासक था और 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नगर यानी कि नवीन नगर बसाया था। कब बसाया था? तो आगरा नगर की स्थापना कब हुई थी? तो 1504 में। ठीक है, आगे इसमें है कि नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया था। पहले तो आपका ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि गज ए सिकंदरी किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो आप इसके सिकंदरी से ही कह सकते हो कि सिकंदर लोदी ने इसका किया था। और वैसे भी इसका अब से एग्जामिनर पूछेगा कि नाप का पैमाना सिकंदर गज ए सिकंदरी किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो वो आपका जो पैमाना ये था तो ये किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो सिकंदर लोदी के द्वारा ये आरंभ किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे है कि उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। क्या रखा गया? फरहंगे सिकंदरी। ठीक है, अब आगे आता है कि उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। तो ये आपकी देखिए, मैं तभी तो मैं बोलती हूँ कि जो थ्योरी होती है उससे काफी क्वेश्चन हमें ऐसे मिल जाते हैं जो एग्जामिनर हमसे पूछता है घुमा फिरा के। अब क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि गुलरुखी उपनाम से कौन कविताएं लिखता था, तो आपका आंसर हो जाएगा कि सिकंदर लोदी कविताएं लिखता था। फिर आता है कि सिकंदर लोदी क्या सुनने का शौकीन था, तो जो सिकंदर लोदी थे वो शहनाई सुनने के शौकीन थे। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि फरहंगे सिकंदरी किसके शासनकाल में लिखी गई थी, तो आप कह दोगे कि फरहंगे सिकंदरी ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में लिखी गई थी और ये एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। कौन थे? हरिहर बुक्का थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अब इसमें आपके 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं। पहला तो यही है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर बुक्का ने। कब की थी? तो 1336 में। जब उन्होंने उसकी साम्राज्य की स्थापना की थी तो उस समय किसका शासनकाल चल रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का चल रहा था। फिर आता है कि हरिहर बुक्का ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो हम्पी में बनाई। फिर आता है कि हम्पी किस नदी के किनारे है, तो तुंगभद्रा के किनारे है। इसी में से कितने क्वेश्चन मिल गए आपके? फिर आगे है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। वो कौन थे जिन्होंने बहमनियों से गोवा को छीना था, तो वो थे हरिहर बुक्का। कौन था? हरिहर बुक्का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में। नेक्स्ट है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेवराय ने किस राजा के साथ लड़ा था, तो कुली कुतुब शाह के मध्य लड़ा था। कुली कुतुब शाह के मध्य। ठीक है, अब इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल कोंडविंदु आदि के किले जीत लिए।
इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ और कुतुब शाही सेना पराजित हो गई थी। यानी कि जो ये युद्ध हुआ था गोलकुंडा का युद्ध, उसमें कृष्णदेव राय की जीत हुई थी और कुतुब शाह की पराजित हो गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो जो आपका विजयनगर साम्राज्य था उसकी वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो उसकी मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। क्या थी? भू राजस्व थी। आगे देखते हैं कि विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों के आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। तो ये उसके क्या कहते हैं, विभिन्न आय प्राप्त करने के स्रोत होते थे। क्या? भूमि पर कर, संपत्ति पर कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योग पर कर, सामाजिक कर, सामुदायिक कर, और जो व्यक्ति अपराध करते थे तो उन पर भी दंड लगता था और उनसे कर वसूल किया जाता था। तो भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। आगे आता है कि शिष्ट। तो शिष्ट क्या था? तो शिष्ट आपका एक भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। क्या? शिष्ट। शिष्ट एक क्या था? तो शिष्ट एक भूमि कर था। ठीक है, फिर आता है कि केंद्रीय राजस्व विभाग को 98 कहा जाता था। क्या कहते थे? 98, यानी कि अस्थवन या अस्थवन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो हम्पी से। और हम्पी क्या थी? तो हम्पी इनकी राजधानी भी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसी में, नेक्स्ट है कि दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है। तो जो दीवान ए अर्ज था वो विभाग किससे संबंधित था? तो वो आपका रक्षा विभाग से संबंधित था। क्या? दीवान ए अर्ज। इसकी भी थ्योरी देख लेते हैं कि ये दीवान ए अर्ज है क्या। तो दीवान ए आरिज अथवा दीवान ए मुमालिक, दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक सुल्तान काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ए मुमाकिन का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। जो सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था वही दीवान ए अर्ज कहलाता था। ठीक है, और इस विभाग की जो स्थापना थी वो बलबन ने की थी। आपसे पूछ लेगा कि दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी, तो बलबन ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। इनसे संबंधित भी देख लेते हैं कि 1764 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग में महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। अब क्वेश्चन आता है कि जो शिवाजी थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वो तो रायगढ़ बनाई। और उन्हें छत्रपति की उपाधि किसने उपाधि धारण की? तो शिवाजी ने उपाधि धारण की थी छत्रपति की। फिर है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक था वो 1664 में हुआ था। अब आता है कि उनका राज्याभिषेक किसने करवाया था? तो वो उनका जो राज्याभिषेक था वो गंगा भट्ट यानी कि पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने कराया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप कह दोगे कि अलाउद्दीन हसन आपके बहमनी राज्य के संस्थापक थे। आगे आता है कि दक्कन के अमीरान ए शहादत के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी तक नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासन हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसनाबाद रखा। क्या रखा? अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों से
अथवा प्रांतों में विभाजित किया। पहला प्रांत इसका गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, उसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा आरंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। उसने क्या किया था? हिंदुओं से जजिया कर न लेने का भी प्रावधान रखा था। नेक्स्ट है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो जो आपकी सरंजामी प्रथा थी वो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। मराठा भू राजस्व प्रथा। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं कि मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनकी निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसी में कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो इनमें से कौन है जो भूमि पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो वो आपका है, पहला तो खराज हो गया, फिर उर्स है, फिर मुक्तई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, खराज, उर्स और मुक्तई। इसके बारे में भी विस्तार से देख लेते हैं कि खराज, उर्स और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता था, जबकि खुर्रम जो खुम्ब था आपका, जो खुम्स था वो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था तथा शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 राजकोष में दिया और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। अब आगे आपका इसमें क्वेश्चन आता है कि कुल किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो वो किसने किया था? तो वो आपका किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो आपकी जमीन से जितनी भी आपकी फसल होती थी उसका आधा हिस्सा वो राजस्व के रूप में दबा लिया करता था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोड़ दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण की भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुसार के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि इसका जो आंसर है वो सी भी है और डी भी है, क्योंकि इन दोनों ने ही आपका भूमि से 50% लिया था। अब आता है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? जो आपके शेख बहाउद्दीन जकारिया थे तो वो किस संप्रदाय के थे? तो वो आपके थे सोहरावर्दी संप्रदाय के। किसके थे? सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। कौन? शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक। फिर सूफियों के संप्रदाय में शेख सहोदरी आफरीन और शेख रुकनुद्दीन अब्दुल फतेह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 2 साल 255 और एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था? 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित किया था। तो इनमें से इसका आंसर हो गया कोई नहीं। अब आगे देखते हैं कि जो इस्लाम शाह, जो कि शेर शाह का पुत्र था, इस्लाम शाह ने पूरे भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 1553 में हुई थी। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाई में
विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली परिचित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ई माना है, क्योंकि उसमें से किसी को नहीं, क्योंकि इसका आंसर है आपका इस्लाम शाह। क्या है? इस्लाम शाह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित का जो संबंध है वो राज्य कानून से है। किससे है? राज्य कानून से है। आगे बढ़ते हैं कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? क्या? टंका, शशगनी और जीतल किस धातु के थे? तो ये आपके चांदी और तांबा के थे। किसके थे? चांदी का टंका था, चांदी की शशगनी थी और जीतल का आपका तांबा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में आपके कागज का प्रयोग 11वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था और जो कागज का जो निर्माण हुआ था वो सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था कागज का निर्माण? तो आपका चीन में हुआ था और भारत में 12वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तो तबकात ए नासरी के लेखक आपके मिनहाज उस सिराज हैं। कौन है? मिनहाज उस सिराज आपके तबकात ए नासरी के लेखक हैं। आगे इसका पूरा विवरण देख लेते हैं कि तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है और रावर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्रा प्रसारित की और खतवा पढ़वाया था। तो ये किसने कहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्रा और खतवा पढ़वाया था? तो ये आपके जो मिनहाज हैं उन्होंने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। तो सभी भक्ति संतों के मध्य एक क्या थी? एक समान विशेषता। तो वो थी कि वो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें उनके भक्त समझते थे। यानी कि जितने भी संत थे उनमें एक विशेषता ये थी कि वो उसी वाणी में अपने ग्रंथों को या वाणी को उसी भाषा में लिखते थे जिसमें उनके जो शिष्य होते थे वो उसे समझते थे, उसी भाषा में वो रचना करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वह सुल्तान कौन सा है जिनसे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वो आपके थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया था। अब देखते हैं क्या मैटर था इनका भी। तो ये है कि शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था। कितने? 7 सुल्तानों को राज्य देखा था जो कि एक के बाद एक शासन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय से अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया ना तो सुल्तान से मिले और ना ही इनकार किया। ठीक है, यानी कि उन्होंने इनकार भी नहीं किया और वो मिले भी नहीं है। उन्होंने अपना बात जो उनकी थी, उनका जो निर्णय था वो उन्होंने कभी मना नहीं किया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। किससे थे? महबूब ए इलाही। अब आगे आता है आपका कि 12 मासा की रचना किसने की है? जो 12 मासा है उसकी रचना किसने की है? तो 12 मासा के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी थे और मलिक मोहम्मद जायसी ने आपकी पद्मावत भी लिखी है, अखराट भी लिखी है और आखिरी सलाम भी लिखी है। और जो पद्मावत है वो हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक साबित हुई है और इसके ऊपर एक आपकी मूवी भी है। नेक्स्ट आपका
आपका इसमें आता है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें जो बाबर की जीत हुई थी, तो बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो उनकी जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। किसकी? बाबर की सैन्य कुशलता। इसकी भी पूरी देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1526 में हुई थी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। इसमें सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी से कम थी, फिर भी उसकी कौशल सैन्य नीति के चलते विजय श्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता। ठीक है, अब आगे आपका आता है कि तुज़क-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। जो तुज़क-ए-बाबरी है वो आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई है और इसमें बाबर के संबंधों के बारे में बताया गया है। बाबर के जीवन की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो इस ग्रंथ में लिखी हैं। अब आता है कि इसे तुज़क-ए-बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी। अब तो यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। तो हुमायूं ने चुनार पर कब आक्रमण किया था? तो हुमायूं ने 1532 में चुनार पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाहपति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। किसने कराया था? तो जो आपकी हाजी बेगम थी उन्होंने अपने पति हुमायूं के लिए, किसके लिए? हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पर है। क्या आप हमें कमेंट में बताएंगे कि हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो आप कहेंगे कि हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। और कब इसका निर्माण हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1564 में और इसकी जो नक्काशी थी वो मीरक मिर्जा गियास ने की थी और ये ईरानी वास्तुकार थे। और ये जो गुम्बद है ये आपका श्वेत संगमरमर से बना है और एक बगीचे की रचना हुई है। फिर क्वेश्चन आता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूं नामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने की थी। और किस भाषा में? तो फारसी भाषा में इसकी रचना हुई थी। फिर आता है कि बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणय के लिए समग्र एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः उनके लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन की हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार बताइए। हुमायूं के द्वारा 4 कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे? तो एक देवरा का युद्ध लड़ा गया, चौसा का, कन्नौज का और सरहिंद का। ठीक है, और ये कब कब हुए थे हम ये भी देख लेते हैं कि जो उनका 1531 में उसने गोमती के तट पर स्थित दोहरा का युद्ध लड़ा था। किसका? देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1531 में। चौसा का युद्ध आपका 1539 में हुआ था और देवरा का 1531 में। ठीक है, फिर आता है आपका चौसा के बाद आपका कौन सा युद्ध है? तो चौसा के बाद उनका युद्ध था कन्नौज का। कन्नौज का युद्ध और कन्नौज के युद्ध के बाद फिर बिलग्राम का हुआ था। तो कन्नौज का युद्ध था 1540 में। ठीक है, और फिर जो आपका बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासन की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की थी। तो इनमें से वह कौन सा सुल्तान है जिसने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि धारण की थी? तो वो आपके थे शेर शाह सूरी। कौन थे? शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। 1529 में बंगाल के शासक
नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। आगे है कि शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि शेर शाह की मृत्यु कैसे हुई थी, तो आप कह दोगे कि जो कालिंजर का युद्ध हुआ था उस युद्ध के दौरान जब वो घायल हो गए थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति आपके हकीम खान थे। कौन थे? हकीम खान थे। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आप कह दोगे कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और किस किस के मध्य? तो महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अनुग्रह नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ भी थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो जो आपके अकबर थे उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था वो उन्होंने समाप्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं कि मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों का कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लागन व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार और धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। आप क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अकबर ने कब दास प्रथा का अंत कर दिया था, तो 1562 में उसने दास प्रथा का अंत कर दिया था। और तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था, तो 1563 में। फिर आता है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया, तो 1564 में। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह सती प्रथा को रोकने का भी प्रयत्न किया। इन्हीं जो वजह थी, इन्हीं की वजह से वो काफी प्रसिद्ध भी राजा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो अकबर ने बंगाल और बिहार को कब मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो आपका 1576 में। ठीक है, 1576 में उन्होंने बंगाल और बिहार को अपने राज्य में शामिल कर लिया था। आगे है कि 1572 में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया और 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन अली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। आगे बढ़ते हैं कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो वो आपके थे अकबर। अकबर के शासनकाल में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। ठीक है, इसमें है कि दिसंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया जिसमें पूर्व द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजना तैयार की गई।
इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। उसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया रखा गया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। जॉन कंपनी के नाम भी जाना जाता है। इस दौरान भारत का जो बादशाह था वो अकबर थे। अकबर का शासनकाल कितने तो 1556 से लेके 1605 तक इनका शासनकाल रहा था। फिर एक आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो आपके आईने अकबरी है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एतमादुल्ला का मकबरा अकबर ने आगरा में किसने बनवाया था? तो जो एतमादुल्ला का जो मकबरा है वो नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। और क्यों बनवाया था? तो अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। नूरजहां ने कब? तो जब नूरजहां के पिता की मृत्यु हो गई थी उसके बाद उन्होंने 1622 और 28 में एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है एवं बहुत ही अच्छी अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना है। ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया था तथा अलंकरण के लिए इस्लामी भवनों में पहली बार पित्रा यानी कि संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावट शैली का प्रयोग किया गया था। आगे है कि पर्शियन यानी कि पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो पिट्राड्यूरा किससे संबंधित है? तो ये आपकी दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। किससे? दीवारों में उन रंग बिरंगे फूल और बहुत ही कीमती पत्थरों को ऐड करना ही पर्चिनकारी यानी कि पिट्राड्यूरा कहलाता था। ठीक है, अब आगे आता है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है। तो मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण का एक तरीका था। क्या था? लगान निर्धारण का एक तरीका था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो जो आपके हुमायूं थे, हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। और जबकि निगार खान, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक ऐसी कौन सी है बनवाया था जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवाओं ने इसका उत्तर आपका बी माना है। क्या माना है? बी माना है, अकबर। किसे माना है? अकबर। ठीक है, तो इसमें जो आपकी ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर रिजाइन, किसकी? अकबर रिजाइन, इसलिए इसका जो आंसर है वो अकबर माना गया है। आगे है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दास्तान ए अमीर हमजा है, उसका जो चित्रांकन था वो हुमायूं के कार्यकाल में हुआ था। और इसमें हुमायूं कहीं है नहीं, कार्यकाल में आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुस की देखरेख में ये प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। 50, तो किसी एक का इसमें नाम नहीं लिया जा सकता, इसीलिए इसका आंसर नहीं दिया गया है। क्लियर। फिर आगे है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो वो आपके थे अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ था। आगे है कि दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज्य दरबारी थे? तो जो दशवंत और बसावन थे वो आपके अकबर के राज्य दरबारी चित्रकार थे, फेमस चित्रकार थे। तो दशवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दशवंत जो एक कहार का बेटा था के नाम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महल चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अब्बुल हसन,
ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं दसवंत, बसावन, केशनलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकट आदि जो थे वो अकबरकालीन चित्रकार थे और काफ़ी फेमस चित्रकार थे। आगे है आपका इसमें कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो जहांगीर के काल में जो मुगल चित्रकला थी वो सबसे अपने ऊपरी पर थी, इसीलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं कि जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो जो जाप्ती प्रणाली थी वो आपकी अकबर की उपज थी। अब देखते हैं कि ये जाप्ती प्रणाली है क्या। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जो भूमि से जो राजस्व वसूल होता था तो उसे जाप्ती प्रणाली कहा जाता है। जो भूमि सर्वेक्षण भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। आगे है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये कहावत किसकी है। तो ये जो कहावत है ये आपकी विलियम फिंच की है। किसकी है। विलियम फिंच की। विलियम फिंच कहते हैं कि इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 50,000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। ये किसने कहा है। तो ये आपके विलियम फिंच ने कहा है। आगे है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। कश्मीर के अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो वो थे आपके सुल्तान जैनुल आबिदीन। कौन थे। सुल्तान जैनुल आबिदीन आपके कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध थे। आगे है दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। दो अस्पा और सिंह अस्पा तो ये आपकी जहांगीर ने स्टार्ट किया था। ठीक है। आगे है कि जो दो अस्पा होती थी उसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे और जो सिंह अस्पा थी उसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ईरानी के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो उनके बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो कांधार थी। क्या थी। कांधार। कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कांधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक और ईरान के शासक शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कांधार को अपने हाथ में रखने पर ही निर्भर करता था। आगे है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली का जो लाल किला था उसका निर्माण आपका शाहजहां ने करवाया था। तो अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की, जिसकी स्थापना उन्होंने 1638 में की थी तथा वहां उन अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कराया गया, उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया गया। शाहजहानाबाद के भवन में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका निर्माण कार्य 1648 में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा के अनोखा तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि दिल्ली का जो लाल किला है उसके पश्चिमी द्वार का नाम क्या है, तो आप आंसर कह दोगे कि लाहौरी दरवाजा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। तो ये किसने कहा था। तो ये कहा था आपका A.L. श्रीवास्तव ने। किसने कहा है। A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, वो भी वास्तुकला में। किसमें। भवन निर्माण में वास्तुकला की दृष्टि से सत्य माना जाता है। आगे आता है आपका कि औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था। तो औरंगजेब ने जिहाद चलाया था उसका अर्थ क्या था। तो उसका अर्थ था दारुल इस्लाम। क्या था उसका अर्थ। दारुल इस्लाम।
ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो पटना में कौन से सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होता था? तो ये एक लोक आचरण अधिकारी होता था। क्या होता था? लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मगध ए मास क्या इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट आपका मोहम्मद शाह थे। कौन थे? मोहम्मद शाह थे। तो ये तो आपके हो गए मुगल साम्राज्य से संबंधित, मुगल शासक से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 प्लस क्वेश्चन। कितने? 80 नहीं बल्कि 100 प्लस क्वेश्चन ही हो गए आपके मुगल काल से, यानी कि मध्यकालीन भारत से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका आता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो वो आपके थे शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। तो गाइज हम अपने ये इस वाली वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका मध्यकालीन भारत पूरा कंप्लीट हो गया है। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बीपीएससी बिहार से संबंधित थे, जो बिहार के जितने भी एग्जाम हुए उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हमने आपको करा दिए हैं। तो ये जो आपका एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बीपीएससी के थ्रू, जो भी बीपीएससी ने अपने एग्जामों में ये क्वेश्चंस जो लिए हैं, हम उनकी पूरी श्रृंखला की आपको मैराथन क्लास देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।